नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बहस गरम है में। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरम है वो है बीजेपी का सॉफ्ट मुस्लिम फॉर्मूला। जी हां, अक्सर बीजेपी के सॉफ्ट हिंदुत्व की खबरें सुर्खियां बटोरती हैं, लेकिन अब 2023 और 24 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी सॉफ्ट मुस्लिम फॉर्मूला अपनाने जा रही है। बीजेपी स्नेह यात्रा के जरिए मुस्लिम और अल्पसंख्यक वोटरों को साधने की कोशिश करेगी। पहले देखिए रिपोर्ट। बीजेपी का उमड़ा स्नेह, बीजेपी का सॉफ्ट मुस्लिम फॉर्मूला। 2023 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए बीजेपी उन वर्गों को साधने में जुटी है जो उसके वोटर नहीं माने जाते हैं। पार्टी जल्दी ही स्नेह यात्रा निकालने जा रही है, जिसके जरिए मुस्लिम और जनजातीय वोटर्स को साधा जाएगा। घर घर पहुंचकर बीजेपी भावी वोटर्स को जुटाकर 23 की वेतरणी पार लगाएगी। वो समाज जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत निकट नहीं आए हैं, उनके पास भी जाना, उनसे बातचीत करना। क्योंकि जब सरकार काम कर रही है, मोदी जी की सरकार काम कर रही है, शिवराज जी की सरकार काम कर रही है, तो हम जब काम कर रहे हैं तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी के प्रयास के इस नारे के साथ कर रहे हैं। तो सर्वस्पर्शी भाजपा, सर्वव्यापी भाजपा, इसको लेकर के हम काम कर रहे हैं, दूरियां कम हों और लोगों को हमने जो काम किए वो बता सके। इसके लिए हम लोगों के बीच में जाएंगे। इधर कांग्रेस बीजेपी की इस तैयारी को चुनावी दांव बता रही है। उसका मानना है कि बीजेपी को सिर्फ वोटर साधने की फिक्र है और उन्हें अल्पसंख्यकों की कोई फिक्र नहीं है। अगर स्नेह है तो फिक्र क्यों, और अगर नहीं है तो जिक्र क्यों। ये जिस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको शंका है कि लोगों के मन में जिस प्रकार का इतने विगत वर्षों में जो एक सद्भाव और आपसी भाईचारे को जिस तरीके से छिन्न भिन्न किया है, स्वाभाविक है जब चुनाव आते हैं तो फिर उनकी सारी भाषा और सारी विचारधारा बदली हुई नजर आती है। पारंपरिक वोट से इतर बीजेपी की इस रणनीति का फायदा उत्तर प्रदेश चुनाव में मिला और प्रचंड जीत हासिल की। अब 23 में भी क्या एमपी में भी ये फॉर्मूला काम आएगा, ये तो अब वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए तो फिर पहले आपको मेहमानों से जल्दी से मुखातिब करा देते हैं। पैनल में जो हमारे साथ आज बहस गरम है में जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी जुड़ रहे हैं और बीजेपी नेता राकेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राकेश जी आपसे करना चाहेंगे। जरा समझाएंगे आप ये स्नेह यात्रा भारतीय जनता पार्टी जो निकालने जा रही है। वैसे तो पार्टी को वोट की जरूरत होती नहीं है, पर फिर भी जो कहा जा रहा है, आपके पार्टी के ही नेता कह रहे हैं कि ऐसे समाज के लोग जो वंचित रह गए या जिन्हें बीजेपी जिनके पास नहीं जा पाती है, उन्हें साधने की कोशिश कांग्रेस तो ये कह रही है कि सिर्फ वोट लेने का एक बहाना है। अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश आपकी पार्टी कर रही है, लेकिन इसका कोई फायदा मिलेगा नहीं, खासतौर पर मुस्लिम वर्ग को लेकर। देखिए दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे को लेकर चल रही है। वहाँ किसी भी योजना में किसी तरह की किसी समाज जाति से भेदभाव नहीं किया जा रहा है। सबको बराबर का हक प्राप्त हो रहा है और सब उससे बड़े प्रसन्न हैं। मध्य प्रदेश में विकास पुरुष, जननायक, भगवान के वरदान शिवराज सिंह चौहान की सरकार भी जो योजनाएं चला रही है उसमें भी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। जैसे केंद्र की सरकार चल रही है वैसे प्रदेश की सरकार सबके भले के लिए चल रही है। मध्य प्रदेश में स्नेह यात्रा की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार जो काम कर रही है उसको हम जनता तक लेके जाना चाहते हैं। हर दरवाजे पे जाके हम बताना चाहते हैं कि कहीं ना एक योजना का लाभ आपके परिवार को हमारी सरकार का मिल रहा है और उसमें कहीं आपको कोई कमी दिखाई दे रही हो या आपको और क्या आवश्यकता है, आप क्या चाहते हैं, उस सब के बारे में विचार पार्टी कर रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता जब इस तरह से बौखला के बयानबाजी करते हैं कि साहब चुनाव आ गए हैं, अब मुस्लिमों की चिंता हो रही है, आदिवासियों की चिंता हो रही है, दलित की चिंता हो रही है, तो मुझे थोड़ा सा हंसी आती है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में जीने वाली कांग्रेस पार्टी, जो मुस्लिम आज कांग्रेस के साथ नहीं खड़ा है, इसलिए इनको तकलीफ हो रही। आप देखिए ओवैसी साहब अभी कुछ दिन पहले नगर निगम
के चुनाव हुए उसमें अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं और 10,000 से अधिक वोट लेके जाते हैं, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है ये हमारे वोट थे। आज आम आदमी पार्टी कहीं खड़ी होती है, वो पूरे मुस्लिमों के वोट ले जाती है और कांग्रेस को लगता है ये हमारे वोट हैं। देश में कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ सब्जबाग दिखाए मुस्लिम समाज को, आज उनको हक दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज अगर गरीब मुस्लिम बंधु है तो उसको पक्का मकान मिल रहा है, अगर आज गरीब मुस्लिम बंधु है तो उसको रोजगार के लिए लोन उपलब्ध सरकार करा रही है, आज गरीब मुस्लिम बंधु है तो उसको मुफ्त अनाज प्राप्त हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार की किसी योजना में किसी तरह से हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। ये जो हिंदू मुस्लिम की परिभाषा ये कांग्रेस द्वारा इस प्रदेश को दी गई है, और जब जब चुनाव आते हैं कांग्रेस के नेता मंदिर जाने लगते हैं, सुबह मंदिर जाते हैं और रात में मज़ारों पे जाते हैं। ये जो अंतर है ये कभी आपको भारतीय जनता पार्टी में नज़र नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा समग्र समाज की बात करती है। वंचित समाज के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया वो उसकी परिणति आपने देखा अभी बजट में भी नजर आई कि 66% हमने जो प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास हैं उसके लिए फंड बढ़ाया है। हम चाहते हैं हर गरीब, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या किसी भी समाज से आता हो, उसको अपना पक्का मकान मिले, उसके बच्चे के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। और आयुष्मान योजना के तहत 22 करोड़ लोगों को हमने मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया। ठीक, ये कहाँ थे ये? आप देखिए, दुखद स्थिति तो तब आती है मेरे विद्वान साथी कि आप देखिए कि जब हमारी मोदी जी की सरकार 2014 में बनी तो हमें टॉयलेट का निर्माण करना पड़ा। 70 साल तक गरीबी हटाने की बात करने वाली, अल्पसंख्यकों का पोषण करने वाली कांग्रेस पार्टी ये बताए कि सिर्फ आपने बातें की, काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने किया है और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार। चलिए, मैं जितना बातें समझ पा रहा हूं, जितेंद्र जी आपसे मेरा सवाल, राकेश जी कह रहे हैं कि मोदी सरकार कोई भेदभाव नहीं करती, अधिक से अधिक लोगों तक, आम जनता का, देश के आवाम तक योजनाओं का फायदा पहुंचे, ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होती है। इस यात्रा पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए दीपक जी, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही भारतीय जनता पार्टी के तर्क सुनकर। उम्र लगी घटने तो खैरात लगी बटने, ये सरकार के साथ हो रहा है, सरकार ये कर रही है। मुझे ये बताइए, आपने अगर घर घर योजनाओं का लाभ पहुंचाया तो आज उसका प्रचार करने के लिए आपको घर घर जाने की ज़रूरत क्या है? हर घर बोलेगा कि मुझे इस योजना का लाभ मिला है, लेकिन जब कागज़ों पे योजनाएं चलती हैं तब 18 साल की सरकार को ज़मीन पर आने की ज़रूरत पड़ती है कि कैसे अपनी योजनाओं का प्रचार करें। योजनाओं का प्रचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक एक मुंह से निकली बात जनता तक पहुंचती है और जनता की बात होती है। लेकिन आज सरकार अरबों रुपए के विज्ञापनों पर खर्च कर रही है कि लाडली लक्ष्मी और कन्यादान, और अब तो एक नया सिगूफा सुन रहा हूँ मैं, लाडली बहना। मेरा ये कहना है कि आज अगर आपको प्रचार की ज़रूरत पड़ रही है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जनता का सवाल आपके सामने खड़े है जिसका जवाब देना आपको मुश्किल है। मुझे ये बताइए आप कि आपने लाडली लक्ष्मी की बात की, बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी। हम सरकार में आए तो हमने देखा लाडली लक्ष्मी के नाम पर 1 रुपए का फंड नहीं बचा था। कहाँ गया था, कैसे किया था आपने? अब एक बात सुनिए आप, सरकार को ये लग रहा है कि 2018 के जो परिणाम थे वो 23 फिर दोहराने जा रहा है, इसलिए सड़क पर उतरना जरूरी है, अपनी योजनाओं का प्रचार करना जरूरी है। अगर आपकी योजनाओं में दम होता तो आप तो गाय के नाम पर राजनीति करते थे। गौशाला के निर्माण की आपको याद नहीं आई? 1000 गौशाला का निर्माण जब हमने करके दिखा दिया तब आपको समझ में आया कि यार बिना राजनीति के भी गाय की सेवा की जा सकती है। महाकाल के नाम पर, भगवान राम के नाम पर क्या कम राजनीति की आपने? महाकाल के जीर्णोद्धार के नाम पे 1 रुपया आपके पास से नहीं निकला। जब हमने 300 करोड़ का जीर्णोद्धार का बजट स्वीकृत किया, जब आपको लगा कि यार ये मुद्दा कहीं कांग्रेस के पास, कांग्रेस ने कभी धर्म पर आधारित राजनीति नहीं की। आप ये बताइए, मुस्लिम समाज की बात आई कि मुस्लिम समाज, हम तो मुस्लिम समाज को भी एक मानते हैं, हम तो हिंदू समाज को भी एक मानते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का तर्क असल में है क्या दीपक जी? भारतीय जनता पार्टी खाली हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई नहीं पैदा करती, अगड़े पिछड़ों के बीच, समाजों के बीच, भाषाओं के नाम पर, कहीं किसी भी चीज़ के नाम पर विवाद खड़ा करना, ये भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य और इसी के सहारे वो राजनीति। लेकिन जिस मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं जितेंद्र जी, खजाने की बात, जिस तरह से जब खजाने का जिक्र होता है तो बीजेपी तो ये कहकर हमला बोलती है कि जब तत्कालीन कमलनाथ सरकार थी आपने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरा खजाना खाली था। निश्चित तौर पर आप ये बताइए कि आज जो भी घोषणाएं की कांग्रेस ने, आपने देखा 15 महीने हमारी सरकार रही,
जी, ऐसी कोई आ रहा हमने हूं राकेश आसमान जी। से तारे तोड़ लाने लायक बात तो नहीं की थी। जी। हमने ये कहा था कि महिलाएं वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या निराश्रित पेंशन हो, उनका गुजारा इतने में नहीं हो रहा है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए और हमने वो करके दिखाया। आपने देखा पुजारियों के मानदेय की बात थी, हमने वादा किया था कि पुजारियों का मानदेय बढ़ाएंगे, बढ़ाया। हमने कन्यादान योजना की बात की थी कि हम कन्यादान योजना में बजट बढ़ा कर देंगे और हमने वो किया। यही तो भारतीय जनता पार्टी के गले नहीं उतर रहा है। शुद्ध के लिए युद्ध चलाया, आपने देखा किस तरीके से माफिया की कमर तोड़ दी। दवा माफिया हो, दूध माफिया हो या जो भी माफिया मध्य प्रदेश की धरती पर था, उस समय घबरा गया। ये भारतीय जनता पार्टी की चिंता का कारण बन गया। आप ये बताइए कि जिस तरीके से कांग्रेस की 15 महीनों की सरकार थी, उसको लेकर के हम जनता के बीच में गए जन जागरण के माध्यम से, हम उसको लेकर के घर घर चलो अभियान के माध्यम से गए, ठीक। हमने अपनी 15 महीनों के काम बताए और इनके 18 सालों के काम पूछे। समझ में आ गया जनता का जो फीडबैक आ रहा था, उससे सरकार को घबराहट पैदा हो गई चलिए। और सरकार जनता के बीच में जाने की बात चलिए, करने मैं आता हूं लगी, आपके हिंदू पास। मुस्लिम एकता की बात करने लगी। जिन्ना साहब की बाजार पे जाने वाले लोग अब मस्जिद में भी जाने लगे और मदरसों में भी जाने लगे। कल तक चुनाव नहीं था, जब ना मस्जिद की याद आई, इसी तरह के ना कुछ आरोप मदरसों। आपकी पार्टी पर भी लगते हैं। मैं लौटूंगा जितेंद्र जी, इस पर भी हम जरूर जवाब लूंगा मैं। राकेश जी, देखिए मेरे विद्वान साथी जिस तरह की बातें करते हैं, एक बात का जवाब जरूर मांगना इनसे कि भैया 15 माह की सरकार में मिस्टर ट्विटरनाथ ने इतने अच्छे काम किए होते तो फिर उसके बाद 28 स्थान पे चुनाव हुआ था, जिसमें सरकार का वर्तमान और भविष्य का फैसला होना था कि किसकी सरकार रहेगी। क्यों आपको नकार दिया जनता ने? अगर आपके अच्छे काम थे तो जनता को आपको वोट देना था, कांग्रेस पार्टी को, और दोबारा चुनना था। क्यों शिवराज सिंह चौहान को चुना? दूसरी बात, मैं जब मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करता हूं, मैं एक बड़ा अच्छा उदाहरण देना चाहूंगा। कांग्रेस के 5 प्रधानमंत्री हुए। पहले प्रधानमंत्री नेहरू बने, उनने पूरे देश में मदरसे खुलवा दिए। दूसरे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी, उनने गो भक्त साधुओं पे गोली चलवा दी। हजारों लाखों साधुओं के ऊपर गोली चली, उसमें से कई लोग मारे गए। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, साहबानों को सुप्रीम कोर्ट ने उसके हक में फैसला दिया, इनने मानने से इनकार कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की बात मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने तो कहने लगे हम मस्जिद दोबारा से बनवा देंगे। फिर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो कहने लगे मुस्लिमों का पहला देश के सभी संसाधनों पे हक है। यह मुस्लिम तुष्टीकरण होता है कि सबका साथ सबका विकास का नारा लेके अगर कोई सरकार काम कर रही है वो होता है। 2014 में जब कांग्रेस ने AK एंटोनी की कमेटी की एक कमेटी बनाई, उसने सिफारिश की कि साहब ये मुस्लिम तुष्टीकरण से अकेले काम नहीं चलेगा, सॉफ्ट हिंदुत्व पे आइए। तभी तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनने लगे कांग्रेस के नेता। इससे पहले तो जनेऊ याद नहीं आ रहा था, इससे पहले तो ब्राह्मण याद नहीं आ रहा था, इससे पहले तो शिव याद नहीं आ रहा था। देश की स्थिति देखिए कि 2014 से पहले अगर कोई पत्रकार वार्ता विपक्ष का नेता लेता था तो हर महीने कोई ना कोई 2G 3G 4G स्टेप टर्म घोटाला, इसके अलावा कोई सुनाई नहीं देता था। अब देश में क्या हो रहा है? देश के सबसे बड़े युवराज राहुल गांधी जब पत्रकार वार्ता लेते हैं उसमें कहते हैं साहब ये सियाराम नहीं बोल रहे हैं आजकल, हर हर महादेव नहीं बोल रहे। देश का मिजाज देखिए, जहां एक तरफ भ्रष्टाचार की गोद में यह देश था और पूरे विश्व में इसको नकारा जा रहा था, उस देश में आज हर हर महादेव इस पर पत्रकार वार्ता हो रही है। कहीं ना कहीं देश तरक्की कर रहा है ना। दूसरी बात, मेरे विद्वान साथी ने कहा साहब हमने बहुत कुछ किया। एक युवा का नाम बता दें जिसको 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया हो। वचन दिया था कि हर बेरोजगार युवा को 4000 देंगे। एक कन्या का नाम बता दें जिसको 51,000 रुपए इनने शादी में दिए हो। एक ऐसे युवा का नाम बता दें जिसे बैंड बाजा बजाने की, ढोल चराने की नौकरी दी हो। और दूसरी बात सर, एक सेकंड लास्ट बोल के समाप्त करूंगा। दिग्विजय सिंह जी भोपाल से इंदौर जाते हैं, रस्ते में गाड़ी रोकते हैं, एक ट्वीट करते हैं कि कमलनाथ जी जिस रास्ते से मैं जा रहा हूं उसमें पूरी गाय बैठी हैं सड़क पे, एक आध तो गौशाला बना दी। ये कौन? दिग्विजय सिंह। किसके नेता? कांग्रेस के नेता, जो 10 साल तक मुख्यमंत्री राज्यसभा में। दूसरे लक्ष्मण सिंह पूछते हैं राहुल गांधी कब आओगे भोपाल में, माफी मांगो जनता से, 10 दिन में कर्ज माफ नहीं किया। ये पोल तो कांग्रेस के नेता खोल रहे हैं। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, हमारी सरकार ने देश में काम किया है, हमारी सरकार ने प्रदेश में काम किया है, मैं जवाब ले लेता हूं। जाने की हिम्मत जुटा रहे हैं। जितेंद्र जी, ये तो तमाम सब आरोप लगा ही रहे राकेश जी, लेकिन ये भी कई दफा आप पर आरोप लगते हैं पार्टी पर कि कमलनाथ सरकार ने शिवराज सरकार की सारी योजनाओं को बंद कर दिया। पैसा देना तो दूर की बात, योजनाओं तक को आपने सब बंद कर दिया था। नहीं, देखिए इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। दीपक जी, आप ये बताइए 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देना अगर गलत योजना थी
तो आप साबित करिए कि गलत थी। अगर किसानों को कर्ज माफी की गलत योजना थी तो आप बताइए कि योजना गलत थी। और ये तो कहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, इनका मंत्री सदन के अंदर खड़े होकर कहता है 27 लाख किसानों का कर्ज कमलनाथ जी की सरकार माफ करके गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय जनता पार्टी का मंत्री कहता है। रहा सवाल तुष्टीकरण का, रहा सवाल जातिगत भिड़ाने का। अच्छा, ये किसान मसला जो है, राकेश जी और जितेंद्र जी, मेरा आप दोनों से सवाल है। पिछले 4 साल से मैं यही देख रहा हूं, हर दफा किसानों के कर्ज माफी का जिक्र होता है। कांग्रेस कहती है कि साहब आपके मंत्री नहीं तो सदन में स्वीकार किया, बीजेपी कहती है कि झूठा वादा किया। नहीं तो अब ये चीज आप ये चीज को आप परीक्षण करिए। भारतीय जनता पार्टी का मंत्री दीपक जी सदन में कहता है हाँ 27 लाख किसानों का कर्ज माननीय कमलनाथ जी की सरकार माफ करके गई। चलिए, अब लेकिन सुनिए, ये जो आप सीमा थी कि 2 लाख तक का, ये किसी को पता नहीं थी। बहरहाल मैं लौटूंगा, मैं आपको बता रहा हूं, उस पर भी मैं जवाब दे देता हूं जी। मैं लौटूंगा आपके पास जितेंद्र जी। मनोज जी भी हमारे साथ जुड़ गए, एग्जीक्यूटिव एडिटर। मनोज जी, बड़ा सीधा सा सवाल है, अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश है बीजेपी, ऐसा माना जा रहा है इस यात्रा के जरिए, क्या कहेंगे? देखिए दीपक, ये जो यात्रा है ये बहुत अलग तरह की यात्रा है। इसने यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी की है, जिस पर राकेश जी भी बात कर रहे थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है कि आने वाले दिनों में चाहे 23 का चुनाव हो या 24 का चुनाव हो, तो उस मतदाता तक पहुंचना है जो कई भारतीय जनता पार्टी से छिटका रहा। चाहे हम मुस्लिम की बात करें या जनजातीय क्षेत्रों में जो अलग अलग कुछ वर्ग होते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से छिटका रहा। तो आप चुनाव की एक वो देखिएगा कि रणनीति के तहत कैसा काम कर रही भारतीय जनता पार्टी। हमने ये भी देखा कि मोहन भागवत भी अभी कुछ दिन पहले हम बात करते हैं तो मस्जिद भी चले जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं। आज भी एक बयान देखने में सामने आया जिसमें ये कहा जा रहा है कि यदि हम ऐसे वर्ग को जोड़ते हैं जो जिसकी स्थितियां ठीक नहीं है तो उसमें गुनाह क्या है। तो अब उसी तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही, क्योंकि जो मुद्दे थे बीजेपी के पास वो तमाम सारी चीज़ें हो चुकी है। धारा 370 की बात करें या 3 तलाक की बात करें या फिर हम बात करें कि प्रधानमंत्री आवास, तो प्रधानमंत्री आवास में तो भारतीय जनता पार्टी ने ये देखा नहीं कि किसको कौन है, कौन मुस्लिम है, हिंदू है या क्या है। तो उसी की तरफ मोदी जी की तरफ से ये कहा गया है कि हर वर्ग को जोड़ना है। लेकिन स्नेह यात्रा के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी अपना कदम बढ़ाना चाहती है उसमें यही है कि जो वोट छिटका है बीजेपी से वो 2023 और 24 के पहले नजदीक आ जाए। तो इसमें चिंता भी दिखाई देती है और आगे का रास्ता बनता हुआ दिखाई भी देता है। और वो राज्य जो कहीं छिटके हुए हैं 24 से पहले यदि वहां तक पहुंच पाती बीजेपी, तो हमें लगता है एक अलग रास्ता तय हो जाएगा बीजेपी का और ये कांग्रेस को कहीं चिंता में डालेगा। तो मुझे लगता है जितेंद्र जी को इस बात का जवाब जरूर देना चाहिए कि जो वोटर आपका रहा करता था, जिसके कारण आप कहते थे कि वो वोटर तो आपका परमानेंट वोटर माना जाता, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमने देखा, गुजरात में भी अभी जो 156 मिली है उसमें कहीं ना कहीं वो वर्ग जुड़ा है, तो अब वहीं से कहीं जाकर निकल के चीज आई है। तो ये कांग्रेस की चिंता जरूर बढ़ा रही होगी। निश्चित तौर पर मनोज जी, मेरा ये कहना है कि आपने देखा कि हम जिस वोटर की बात करते थे वो किसी जातिगत और धर्म के आधार पर नहीं करते थे, हमने सबका विकास किया था जिसके आधार पर करते थे। और आप ये देखिए 2018 में अगर सरकार बनी तो किसी एक वर्ग विशेष के वोट से नहीं बनी थी, सारी जनता ने बहुमत दिया था जिसके आधार पर आपने देखा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सारी की सारी जगह पर कांग्रेस की सरकार बनी थी। एक चीज, दूसरी चीज आप ये बताइए, अगर विकास 18 सालों की सरकार अगर विकास कर देती तो फिर ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए वहां मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ा कि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। 18 सालों की सरकार अगर बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पाई मनोज जी, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ वोट पड़ना। लेकिन बात यह है ना कि कहीं ना कहीं आपको जितेंद्र जी अब ये तो समझना पड़ेगा, जो आपका वोटर था यदि उसकी तरफ भी दीपक भारतीय जनता पार्टी अपनी नजर दौड़ा रही है तो ये फिर मुश्किल में डालेगा। और आप यदि आप हिंदुत्व की बात करते, ठीक है, आप हमेशा कहते कि राम हमारे भी है, आपके भी है, तो जहां बीजेपी जाती थी वहां आपने पहुंचने का प्रयास किया। 70 और 30% का जो आंकड़ा चलता रहा, अब दोनों की तरफ दोनों की नजरें। ना मनोज जी, मैं आपको ये बताऊं कि इस चश्मे से कभी नहीं देखा जाना चाहिए 70-30 और 80-20 के नजरिए से। जिस पार्टी ने, जिस सरकार ने 80-20 के नजरिए से देश को देखा है, मुझे लगता है उसकी सफलता ज्यादा दिन नहीं रही। आपको 100% को देखना पड़ेगा, समाज के उन वर्गों तक जाना पड़ेगा। यह नहीं होगा कि अगर कहीं ब्राह्मण वोट जाता है तो आप ये कह दो ब्राह्मण बनिया मेरी जेब में। भारतीय जनता पार्टी के मुरलीधर राव कहते ब्राह्मण बनिया मेरी जेब में, मुख्यमंत्री कहते कोई माई का लाल आरक्षण की हटा नहीं सकता, और जब वकीलों का पैनल आरक्षण के पक्ष में खड़ा करना था तो वहां पर वकीलों का पैनल भेजना भूल जाते। ये होती है राजनीति ध्रुवीकरण की। वकीलों का पैनल पे तो आप फिर ओबीसी की तरफ, मैं बता रहा हूं आपसे, ओबीसी की तरफ जाएंगे। अब इसने यात्रा का जिक्र निकल आया। 18 सालों की सरकार ने अगर इसने किया होता मनोज जी, तो आज इसने यात्रा की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इसने नहीं किया ना, वो मान रहे हैं, इसीलिए तो इसने की तरफ। हाँ, तो वही तो हम बताना चाह रहे हैं कि जब चुनाव आया तो आपको इसने नजर आया, और जब चुनाव नहीं रहता
तो आप नफरत की नजर से देखते हैं, बस इतना फर्क है। आप ये बताइए, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें, आदिवासी को क्या जिंदा 10 फीट जमीन में नहीं गड़ाया जाता मध्य प्रदेश में? आदिवासी को जीप से बांध के नहीं खींचा जाता क्या मध्य प्रदेश में? चलिए, अब आप कहो कि कुछ स्नेह कहना यात्रा चाह के रहे हैं। माध्यम से उन पापों को धो देंगे, मुझे लगता है ये गलत बात है। राकेश जी, देखिए, मुझे लगता है कि बड़े घड़ियालू आंसू आजकल हर समाज के लिए कांग्रेस बहा रही है, क्योंकि लूट की दुकान बंद हो गई। मेरा ये कहना है, आज अगर हमने देश में, मध्य प्रदेश में अगर पैसा कानून लागू किया तो हम उसकी बात आदिवासी समाज के बीच जाके करेंगे और गर्व से करेंगे। आज अगर बजट में देखा जाए आप कि 38,500 अगर हम शिक्षक नियुक्त कर रहे हैं एकलव्य विद्यालय में और 750 नए एकलव्य विद्यालय खोल रहे हैं, तो आदिवासी समाज को हम गर्व से जाके बताएंगे कि आपके बच्चों के पढ़ने के लिए हम इतनी व्यवस्था कर रहे हैं। आज अगर हर आदिवासी बंधु के घर पे पहुंचाकर हम अनाज दे रहे हैं और वो जो अनाज पहुंचाने वाला व्यक्ति वो भी आदिवासी बंधु, उसको भी रोजगार दे रहे हैं, तो इसकी बात हम गर्व से करेंगे। अगर बिरसा मुंडा की इतनी बड़ा भव्य कार्यक्रम भगवान का हम मनाते हैं, तो उसके बारे में हम गर्व से आदिवासी बंधु से कहेंगे। मेरा ये कहना है कि मैं जब अर्जुन सिंह जी की सरकार थी उस समय सुनता था कि पैसा कानून मध्य प्रदेश में लागू होगा। अर्जुन सिंह की सरकार चली गई, दिग्विजय सिंह की सरकार चली गई, कमलनाथ जी की सरकार चली गई, क्यों शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने पैसा कानून लागू किया और आदिवासियों को अधिकार और हक दिया? मैंने कहा कि 5 प्रधानमंत्रियों के बारे में गिनवाया मैंने कि कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती थी। और आज भी जरकी होली कौन है जो हिंदुत्व को गाली देता है मंच से खुलेआम, हिंदुओं को गाली देता है? वो बिशप कौन है जो भारत माता को डाइन कहता है और राहुल गांधी उनको गले लगाते हैं, हिंदू देवी नहीं, तो आप इतने गंदे शब्दों में कहता है? राकेश जी आप गले नहीं लगा रहे हैं क्या? अब आप भी तो गले लगा रहे हैं, आप भी तो गले लगा रहे हैं, मेरा निवेदन है, आप भी मेरा निवेदन है, गले लगा हम अगर कुछ कर रहे हैं, सर ये होती है मौका परस्ती, हम अगर जो आपके हम कर रहे हैं, पर्दाफाश हुआ राकेश जी, हम अगर कर वो रहे हैं आपको समझ में आया। कांग्रेस पार्टी अब आया समझ में, चुनाव आता है तो आपको हर बार की जरूरत पड़ती है, जनेऊ पहनने की जरूरत चुनाव चला जाता है को डाइन करने वाले तो को क्यों गले नफरत लगाना करने पड़ता है? वाले लोग हो आप। माननीय मिश्रा जी, इस बात का जवाब आपके पास नहीं मैं है, सारे क्योंकि जवाब देने को आपके तैयार। राजकुमार राहुल गांधी लेकिन जो एक करते चीज हैं ये बताइए, वो नजीर बन जाता है। सवाल क्योंकि हम वो तो पूछते लीटर हैं, में आटा बेच सवाल देते के हैं। बदले में ऐसा आपका सवाल नेता कहाँ से चाहता आता है? तो गलत मजबूर बात हो जाना है, पड़ता उसे नहीं। बचाना। आपकी सरकार आप को मुझे ये जवाब बताइए देना पड़ेगा कि राकेश जी। होली कौन है? सवाल के जो बदले में हिंदुत्व को सवाल गाली नहीं देता होता। है, आप नहीं बोल पाएंगे, आप सरकार आप में चिल्लाएंगे इसके अलावा। नहीं, मुझे लेकिन बताइए, आप कह रहे हैं हिंदुत्व को गाली, हिंदुत्व की बात करना है कि अब उस बार की बात करना जो आपसे चिटका हुआ? मेरा निवेदन देखिए, है, इनके पास इसके अलावा कुछ है नहीं। हमने तो ये 15 योजनाएं आई। मैंने चलिए, सवाल आदिवासियों किए। के लिए एक काम किया हो तो बता आप दो। सुनिए, 15 माह की सरकार ने सुनिए, ऐसा कानून क्यों नहीं लागू देखिए, कर पाए थे? राकेश अर्जुन जी, सिंह के राकेश समय जी, तो सपने दिखा रहे थे ना राकेश जी, देश को। क्यों गरीबों को पक्के मकान नहीं दे पाए थे? क्यों ये डिबेट गरीबी को बिगाड़ने टॉयलेट का नहीं दे पाए थे? प्रयास है। क्यों गरीबों को आप इलाज के लिए नहीं, पैसे नहीं चलिए दे हम पाए एक थे? बार फिर विषय पे लौटते हैं। देखिए जवाब समय की नहीं कमी है, आपके पास। हम राकेश वापस जी, मुद्दे पर लौटते हैं। राकेश जी, जवाब नहीं है। सरकारों की प्रामाणिकता उस पर खरी उतरनी सर चाहिए। 70 साल तक नहीं, गरीबों को नहीं। भरमाते रहे। अरे सुनो गरीबी तो, हटाएंगे, इस वो देश नारा में खत्म क्या हो किया गया आपने? नारा खत्म हो गया। इस देश में क्या नेता किया? खत्म हो मैं गए देने वाले संक्षिप्त में, नारा। संक्षिप्त में अभी भी मिश्रा वही जी। नारा लेके आप सुनिए, लोग चल रहे हैं, गरीबी हम हटाएंगे। वापस क्या मुद्दे पर किया गरीबों के लिए? लौटते हैं। बताइए ना, मैं सुनना चाहता हूँ। सुनिए, आप ये बताइए, 18 सालों की सरकार है, 7.5 करोड़ की आबादी मध्य प्रदेश की, धीरे धीरे गरीबी रेखा में 5 करोड़ लोगों को ला दिया तो आपने। भैया एक बात ये का विकास होता जवाब है, दो। ये विकास होता है। अच्छा, मुझे खाली संक्षिप्त में ये 3.5 बताइए जितेंद्र लाख जी, करोड़ के जितेंद्र जी, राज्य हम में मुद्दे पर लौटते हैं। 3.5 इस लाख वक्त करोड़ हम ये मान लें का कि जो मुस्लिम मध्य वोटर अगर प्रदेश बीजेपी में के चल पास रहा है, जाता है, उसका जाता है विकास नहीं क्या जाता? है? सुनिए ना, देखिए मेरे पास समय की कमी है। आपको सुनना राकेश पड़ेगा। जी, दूध की दुकान चलाओ, राकेश जी, गरीबों को अनाज दे खाने के लिए। ये अंतर है सरकार में। दीपक कुछ कह रहे हैं, राकेश जी सुनिए। और जितेंद्र जी, देखिए समय की कमी है, मैं सिर्फ संक्षिप्त में जाना चाहता हूं। जितेंद्र जी पहले आप जवाब दें। मुस्लिम वोटर्स बीजेपी के पास जाता है नहीं जाता ये एक अलग विषय है, लेकिन आपके पास आपकी पार्टी का क्या ब्लूप्रिंट है? 2023 के इस विधानसभा चुनाव में काफी मेहनत करनी है आपकी पार्टी को सत्ता में आने के लिए। वो कौन सा तबका है जो आपको वोट देगा? दीपक जी, इस बार मुद्दे अलग हैं जी। इस बार मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, ये कोई धर्म पर आधारित चुनाव नहीं है। आपने स्थानीय निकाय पर देखा परिणाम क्या हुआ? 5 पर महापौर हमारा बेटा, 16 के 16 महापौर भारतीय जनता पार्टी के होते थे। अब ये बताइए, 7.5 करोड़ जनता में से 5 करोड़ को आप गरीबी रेखा में ले जा रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को देश में लेकिन वो शहर सरकार का चुनाव था, वो शहर सरकार का विकास कहाँ है आपका? आपके विकास पर सवाल करो
तो हिंदू मुस्लिम पे आ जाते। ठीक। विकास बताना पड़ेगा। लेकिन जितेंद्र अब जी जमा गुनाह कर रहे हैं कि यदि उस बार तक पहुंच रहे तो स्वागत कर लीजिए। अगर पहुंचना था तो 18 साल कम थे क्या मनोज जी? चुनाव आया तो उनको उस बार की याद आ गई, और जब चुनाव नहीं रहता तो जीप से बांध के हत्या कर दी जाती, 10 फीट गड्ढे में गड़ा दिया जाता है। संक्षेप में ये 20 सबका सेकंड। विकास की बात करते राकेश जी हैं। 20 सेकंड आपके पास, समय की कमी है जी। चश्मा उतारिए, काला जो आपने पहन रखा है ना, विकास देखना है ना, ये जो न्यूज़ चैनल है इसके बगल में जाइए, इतना सुंदर आपको स्टेशन दिखाई देगा, वर्ल्ड क्लास लेवल का। उसके बाद अरे सुनिए, स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? मेट्रो, अरे अब देखिए, मेक इन इंडिया का क्या हुआ? आपको मैंने स्टार्टअप का क्या हुआ? सब बता रहा हूं ना, बताइए ना आप। उसके बाद आप ये बताइए, नोटबंदी की बात की थी, फ्लाईओवर देख लीजिए, नोटबंदी से देश सब को मालूम है, क्या देश को, खुशहाली सब मिली? मालूम है। बेहद चिल्लाने से संक्षिप्त कुछ में नहीं। मनोज तो जी कहते आपसे हैं एक कि आखिरी GST टिप्पणी चाहूंगा। विकास तुम्हें नजर इतना नहीं तो आ दिया रहा जा रहा है और विकास इतना तो तुम्हें दिया जा रहा है, नजर कांग्रेस को नहीं आ रहा। महसूस राकेश होगा। जी, सत्ता में राकेश आएगी। जी, मनोज जी जी बिल्कुल दीपक, देखिए दोनों कुछ भी कहें लेकिन ये जरूर है कि चिंता दोनों ही तरफ दिखाई देती है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की चिंता ये है कि यदि जो पुराना वोटर बीजेपी का रहा वो कहीं छिटक जाता है तो उसकी पूर्ति कहाँ से होगी? तो उसकी पूर्ति ऐसे ही होगी, या तो अल्पसंख्यक को अपने साथ लाना है, या जनजाति वर्ग का जो वोटर पहले कभी नहीं आया उसको अपने नज़दीक लाना है। लेकिन कांग्रेस का भी एक नई रणनीति जरूर देखने को मिलेगी। मुझे लग रहा है कि यदि बीजेपी इस तरफ बढ़ रही है, और हमने देखा भी धीरे धीरे कर बात सनातन हिंदुत्व तमाम, ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान सभी के हैं, सनातन धर्म तो सभी को सभी लोग मानते हैं, पर इतना ज़रूर है कि 2023 के चुनाव में यदि स्नेह की यात्रा की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है तो हमें लगता है कांग्रेस को भी स्नेह बरसाना पड़ेगा। और ये भी अच्छी बात है कि अब लोकतंत्र में, सियासत में बात स्नेह की होने लगी। चलिए, बिल्कुल ठीक कहा। फहरिस्त लंबी है मुद्दों की सियासत की, लेकिन जनता किसे चुनती है, किसे अपना वोट देती है, देखना दिलचस्प होगा। दोनों ही पार्टियां काफी मेहनत करी। राकेश जी, जितेंद्र जी और मनोज जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल बहस गर्म में इतना ही। एक बार फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।